नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि राजा नल और मनसुख गुर्जर ने युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए किस प्रकार से कासिम सिंह के बड़े बेटे भयंकर सिंह, जो युद्ध में भयंकर तबाही मचाता है, उसको किस प्रकार से राजा नल ने बंदी बना लिया। ये कहानी मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका था। इसके बाद में क्या होता है श्रोताओं, जब कासिम सिंह को पता चलता है कि मेरे बड़े बेटे भयंकर सिंह को राजा नल ने बंदी बना लिया है, तो वो अपने छोटे बेटे बूंदा को युद्ध क्षेत्र में भेजता है। बूंदा को जब इस बात का पता चला कि मेरे बड़े भैया, मेरे बड़े भ्राता श्री भयंकर सिंह को बंदी बना लिया गया है, तो वो बहुत ही क्रोधित हो उठता है और क्रोध में आकर के अपनी सर्व सेना को सुसज्जित करके युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ा देता है। बूंदा नाम का जो कासिम सिंह का बेटा था, वो बड़ा ही मायावी और था श्रोताओं। सारी माया विद्या जानता था, अपने माया के प्रभाव से कई अपने रूप बदल सकता था और किसी भी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। तो क्या होता है श्रोताओं, बूंदा अपने साथ सेना को लेकर के जब चलता है तो धरती कांपने लगती है और अंबर भी थरथराने लगता है। इतना भयानक योद्धा था बूंदा कि जब अपने साथ में वो हाथियों की फौज को लेकर के चला तो पेड़ पौधों को उखाड़ता हुआ और राजा नल की सेना पर दूर से ही फेंकने लगता है। जब राजा नल की सेना देखती है कि हमारे ऊपर पेड़ पौधे, बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े कहां से आ रहे हैं, उन्हें प्रतीत नहीं होता है कि कौन सी दिशा से हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो राजा नल और गजमोतनी को समझते देर ना लगी कि कोई ना कोई मायावी शक्ति है जो इस प्रकार से बड़े बड़े पहाड़ों और बड़े बड़े वृक्षों को हमारी सेना के ऊपर बड़ी तेज गति से फेंक रहा है, बड़े बड़े पत्थरों से प्रहार कर रहा है। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल और मनसुख अपनी सेना को तैनात कर देते हैं युद्ध में तैयार रहने के लिए। और जैसे ही बूंदा नजदीक आता है तो दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध चलता है श्रोताओं। घमासान युद्ध चलते चलते 3 पहर का समय बीत चुका है, लेकिन किसी भी पक्ष की हार जीत नहीं हो रही है। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल अपने खांडे से, अपने भाले से और बूंदा के ऊपर आक्रमण करता है। तो बूंदा को एक वरदान था कि अगर बूंदा के शरीर से जितनी बूंदें जमीन पे गिरेंगी, उतने ही बूंदे उन रक्त की बूंदों से प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार से मान लो 1000 बूंदें रक्त की जमीन पर गिर जाती हैं, तो हजारों ही बूंदा तैयार हो जाते हैं युद्ध में, युद्ध लड़ने के लिए। तो जैसे ही राजा नल ने उसके ऊपर अपने भाले से प्रहार किया तो भाला उसके पेट में चला जाता है और भाला पेट में जाते ही रक्त की फुहारें फूट फूट कर निकलने लगती हैं और जिस प्रकार से रक्त बहता है उसी प्रकार से लाइन में बूंदे ही बूंदे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ हजारों बूंदों को देख करके राजा नल आश्चर्यचकित रह गया और समझने लगा कि ये तो कोई बड़ा ही मायावी है। इस प्रकार से मायावी योद्धा को देख करके राजा नल एकदम से आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए युद्ध में पीछे नहीं हट सकता। तो क्या होता है श्रोताओं, दूसरी तरफ राजा नल ने भयंकर सिंह को बंदी बना करके मनसुख के पास छोड़ रखा था। तो हजारों बूंदा थे, उनमें से 100-200 बूंदा तो राजा नल के साथ में युद्ध कर रहे थे और बाकी के बूंदा मनसुख की तरफ में जाते हैं और मनसुख को परास्त करके और अपने बड़े भैया भयंकर सिंह को बंदी बना हुआ था उसे छुड़ा लेते हैं और भयंकर सिंह को छुड़ा करके वापस अपने घर ले जाते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, रात का समय था, सूर्यास्त होते ही युद्ध थम गया
पहले क्या होता था श्रोताओं, सूर्य उदय होने पर युद्ध शुरू होता और सूर्य अस्त होते होते युद्ध समाप्त हो जाता था। तो भक्तों, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, युद्ध थम गया, तो राजा नल अपने शिविर में आए तो देखा कि सेना के नाम पर गिने चुने योद्धा बचे थे। सारी सेना को बूंदा कुचलता हुआ अपने प्रहार से मार देता है। सेना की इतनी बड़ी क्षति देख करके राजा नल एक बार तो सोच में पड़ गया, लेकिन अपने प्रिय मित्र मनसुख से कहने लगा कि हे प्रिय मित्र, अगर हम आज युद्ध से पीछे हटते हैं तो हमारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता है। युद्ध से पीछे हटने का तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता, चाहे हमारे युद्ध में प्राण ही क्यों न चले जाएं। राजा नल की बात सुनकर के मनसुख के मन में भी उत्साह बढ़ाता है, लेकिन गजमुद्री कहने लगती है कि महाराज, ये कोई मायावी राक्षस है जो हमसे युद्ध कर रहा है, हम इस प्रकार से इससे जीत नहीं पाएंगे। आपको मैं एक युक्ति बताती हूँ कि जैसे ही इस बूंदा के शरीर से रक्त निकलता है तो हजारों बूंदे तैयार हो जाते हैं, तो इसके शरीर से रक्त नहीं निकलना चाहिए कल के युद्ध में। अगर रक्त निकल गया तो ये हमारी सारी सेना को खत्म कर देगा और हमें पराजय का मुंह देखना पड़ जाएगा। तो श्रोताओं, क्या होता है, अगले दिन के लिए राजा नल मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने साथ सेना में जितने भी बड़े बड़े मल्ल योद्धा थे, पहलवान थे, उनको अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि बूंदा बड़ा पराक्रमी था। क्या पता मल्ल युद्ध में उनसे जीता जाए या नहीं जीता जाए, अगले की शक्ति का बिना आजमाए कैसे पता चले। इसलिए अपनी सेना में से राजा नल बड़े बड़े मल्ल योद्धाओं को तैयार कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें बूंदा के शरीर से एक भी रक्त की धार नहीं निकलनी चाहिए, एक रक्त का कतरा नहीं निकलना चाहिए। अगर एक भी रक्त का कतरा नीचे गिरा तो हजारों बूंदे तैयार हो जाएंगे और फिर हमारी पेच नहीं पड़ेगी। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही हाथी घोड़ों पर सवार होकर के और बूंदा राजा नल के ऊपर आक्रमण करता है, अब तो तीनों भाई साथ में आक्रमण करते हैं, क्योंकि बूंदा अपने भाई भयंकर सिंह को भी छुड़ा ले गया और उससे छोटा जो विश्वजीत था वो भी बड़ा ही शक्तिशाली था। जैसे ही बूंदा राजा नल के साथ में युद्ध करने के लिए आता है तो राजा नल अपनी चतुराई दिखाते हुए कहता है कि माया से युद्ध तो हर कोई करे, अगर असली माँ का दूध पिया है तो हमसे मल्ल युद्ध करके दिखाओ। तो बूंदा कहने लगता है कि मैं एक से मल्ल युद्ध नहीं करता, आपकी सेना में जितने भी मल्ल हैं उनको लेकर के आ जाओ, मैं उन सब से मल्ल युद्ध करूंगा। लेकिन बूंदा को पता नहीं था कि राजा नल भी मल्ल युद्ध में निपुण थे। उन्हें वरदान था कि संसार में कोई भी राजा नल को मल्ल युद्ध में हरा नहीं सकता। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही मल्ल युद्ध की चुनौती बूंदा स्वीकार करता है और मल्ल युद्ध शुरू होता है तो सैकड़ों पहलवानों को बूंदा उठा उठा करके फेंक देता है और पहलवान एक पटकनी खाने के पश्चात दोबारा खड़ा होकर के बूंदा के सामने नहीं आता है, क्योंकि बूंदा पटकनी इतनी तेज देता था कि पहलवान गैरहोश हो जाता था, बेहोशी की हालत, मूर्छा में आ जाता था पहलवान। दोबारा खड़ा होकर युद्ध करने की क्षमता नहीं रहती थी मल्ल के पास में। तो क्या होता है श्रोताओं, ऐसी स्थिति को देख करके राजा नल सोचने लगा, अब तो मुझे ही अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। अपने कपड़ों को उतार करके राजा नल बूंदा के समक्ष खड़ा हो जाता है और श्रोताओं, अपनी बाहुबल के प्रभाव से, अपनी भुजाओं के बल से जब दोनों में युद्ध होता है तो धरती डोलने लगती है। इधर राजा नल अपना जोर लगाता है, उधर बूंदा अपना जोर लगाता है, दोनों में समान बल। इधर से ज्यादा जोर लगे तो इधर धरती डुल जाए और इधर से ज्यादा जोर लगे तो इधर की तरफ धरती झुक जाए। तो श्रोताओं, धरती को डोलता हुआ देख करके सारे प्राणियों में हाहाकार मचने लगा कि किस प्रकार का भूकंप आ रहा है, मानो कोई बड़ा भूकंप का झटका आ रहा हो। इसी प्रकार से युद्ध करते करते एक पहर का पूरा समय व्यतीत हो गया, लेकिन किसी भी योद्धा को अपनी पराजय स्वीकार करने में शर्म आ रही थी। कोई भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो क्या होता है श्रोताओं, युद्ध करते करते
राजा नल अपनी भुजाओं के बल से बूंदा को जकड़ लेता है और बूंदा को जकड़ के अपने सैनिकों से कहता है कि तलवार का प्रहार मत करना, आप बड़े बड़े जो पेड़ के गेंडे होते हैं, जो पेड़ की गेंडी होती है, उनसे इस पर प्रहार करो। तो क्या होता है श्रोता, सेना पेड़ की गेंडी जो बड़ा लठ होता है मोटा, उस मोटे लठ से और उसके पेट पर प्रहार करते हैं जिससे खून भी ना निकले, इसको परास्त भी किया जा सके। जब सारी सेना मिलकर के और बूंदा के ऊपर आक्रमण करती है, पेड़ों के गेंडे से प्रहार करती है, तो बूंदा मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होने के बाद में बड़ी बड़ी रस्सियों से उसको बांध करके अपने शिविर में ले जाते हैं। जब बूंदा को बंदी बना लिया गया तो सारी सेना छोड़ करके भागने लगी। जो प्रमुख योद्धा होता है, जो राजा होता है, मान के चलो, उसको बंदी बना हुआ देख करके सेना नहीं लड़ सकती। तो क्या होता है श्रोताओ, राजा नल उसे बंदी बना लेता है और बंदी बना हुआ देखकर सारी सेना, भयंकर सिंह और विश्वजीत सब वापस भाग जाते हैं और अपने कासिमगढ़ के कासिम सिंह अपने प्रिय पिताश्री से कहते हैं कि महाराज, हमारे बड़े भ्राता बूंदा को बंदी बना लिया गया है। ये बात सुनकर के कासिम सिंह सोचने लगता है कि ये राजा बड़ा पराक्रमी है और इसके पराक्रम को देख करके मुझे हार मान ही लेनी चाहिए और मेरी बेटी का विवाह मनसुख के साथ में कर ही देना चाहिए। इसके आगे की कहानी श्रोताओं मैं आपको कल के एपिसोड में सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।